और लास्ट पांचवी बात जो इसमें है, इन्हांस्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिटीजन्स एंड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखिए अभी क्या है, नागरिकों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटेबल है, हमारी जिम्मेवारी कुछ है। ये नहीं हो सकता है कि कोई भी कारण आप कहो, आप जाएं और एक सरकार की बस को आप आग लगा दें और सरकारी मुरम्मत को आप जला दें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहीं पे भी जाए, कुछ भी वायलेंस कर दो, ये राइट ये देश किसी को नहीं देगा। जनता को भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की ओर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हमें। हम बेलगाम नहीं हो सकते, हमें जानना पड़ेगा कि हमारा रीजनेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसी दायरे में हम काम करेंगे, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। इसके लिए सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट CAA को आप दूसरी परिभाषा मत देना प्लीज। CAA हमारे लिए है सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसको पारित करके हर नागरिक के कर्तव्यों का एक निश्चित किया जाएगा, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते वाली सूची के अगर काम किए जाते हैं, देन द गवर्नमेंट विल प्ले इट्स रोल। फिर सिटीजन्स की भी रेटिंग की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ओला उबर ने शायद ये शुरू भी कर दिया है। जो भी व्यक्ति है, हर नागरिक है, उनकी भी रेटिंग होनी चाहिए। आप किस लेवल के सिटीजन हैं, आपकी अपनी लेवल ऑफ सिटीजनशिप का आपका क्या है, उसकी रेटिंग भी होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की भी रेटिंग होनी चाहिए कि किस लेवल का कौन सिटीजन है। तो ये भी एक व्यवस्था है ताकि हम अपने आप को, हर व्यक्ति अपने आप को बेहतरी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। पूरी दुनिया में भूटान एक ऐसा देश है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स को अपने पैरामीटर में रखा है। देश की प्रगति को इससे जोड़ा है कि हमारे देश की जनता कितनी खुश रहती है। और हम यहाँ पे स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, हार्ट अटैक के, सब बहुत सारे तमाम मुद्दों के बीच जी रहे होते हैं। ये भी ज़रूरी है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की ओर सोचें। ये कैसे होगा? पहला, सर आपके ध्यानार्थ, हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। सारी पब्लिक सर्विसेज घर में डिलीवर होंगी। कोई व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटेगा, किसी सरकारी ऑफिसर के चक्कर नहीं काटेगा। जो भी सारे काम हैं, आपके काम आपके घर में करके सरकार देगी। ऐसी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। अगर ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में हम बात करें, एक ग्राम पंचायत में 2000 लोगों के पीछे 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात इसमें हो रही है। 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक पंचायत में, 2000 लोगों के पीछे। हिंदुस्तान में अगर 136 करोड़ आबादी डिवाइडेड बाय 2000 अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे करोड़ों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का स्कोप है। कैसे होगा वो? ये कोई ख्याली प्लान नहीं है, इसके पीछे ठोस एक्सरसाइज की गई है। हमें एग्रीकल्चर में सपोर्ट करने की ज़रूरत है, फार्मर के मिट्टी की जांच करने की ज़रूरत है, उनको ट्रीटेड सीड देने की ज़रूरत है, उनको मैन्योर देने की ज़रूरत है, बायोपेस्टिसाइड देने की ज़रूरत है, और उनकी माइक्रो प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस खेत में आप क्या उगाएं जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो एक आदमी एक पंचायत में सिर्फ एग्रीकल्चर में लोगों को सपोर्ट करेगा। दूसरा आदमी हेल्थ में काम करेगा, पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप हो। हेल्थ चेकअप के बाद डॉक्टर के साथ टेलीमेडिसिन के माध्यम से कंसल्टेशन करवाई जाए, दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक मेडिसिन या दूसरी पहुंचाई जाए। और साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं। हमारे वेदों ने, आयुर्वेद ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसको हमें पता नहीं, हम अपना नहीं रहे उस चीज़ को, और उन चीज़ों को लागू करने की बात है। हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर ज़्यादा जाना चाहेंगे, क्यूरेशन। उसके बाद लोग जीना सीखें तो हमारी बीमारियां 90% ख़त्म। बीमारियां इसलिए हैं कि वी डोंट नो हाउ टू लिव राइटली, हमें सही तरीके से जीना नहीं आता है, इसलिए बीमारियां ज़्यादा पैदा होती है। तो हमें इस दिशा में आगे जाना होगा। और एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, 2000 लोगों के पीछे 10 लोग, एक पंचायत में 10 यूथ्स को हम एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं। और 100% हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। अभी मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं, मैंने अपनी पंचायत का डेटा लिया था। 2223 लोग टोटल रहते हैं, 2223।
उनमें से 174 लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस की हुई है, 174। मतलब 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। गांव में लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, घर जल जाते हैं, घर की इंश्योरेंस किसी के पास नहीं होती है, जनरल इंश्योरेंस। हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा आयुष्मान भारत दूसरी कुछ स्कीम्स शुरू की है, स्टेट्स ने भी शुरू की है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी यूनिवर्सल कवरेज नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने कार्ड बनाएंगे, इनरोल होंगे, उनको ही सुविधा मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिवर्सल कवरेज, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। जैसे अगर आज बच्चा पैदा होता है, आज से पैदा होते ही उसकी इंश्योरेंस 100%, ताकि फ्री हेल्थ उसको मिले। देखिए, हम जीवन को जीवन के अधिकार के साथ अगर देखते हैं, हम जीवन के अधिकार का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हों और जब हम शिक्षित हों। हम जीवन को समझ पाए, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, और हम इंजॉय कर पाए लाइफ को, इसके लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार सुनिश्चित करेगी कि फ्री स्कूलिंग अप टू 12th क्लास, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों चाहे गवर्नमेंट के हो, सभी को फ्री 12th तक हो, इसकी मॉडलिटीज़ पे बात होनी है डिटेल में। और फ्री हेल्थ की बात, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, एक जैसी व्यवस्था वहाँ पे मिले, टाइमली ट्रीटमेंट मिले और बिना किसी पैसे के वो ट्रीटमेंट मिले, ऐसी व्यवस्था की ओर जाने की ज़रूरत है। और एक बड़ी बात, 73 वर्ष लगभग हमें आज़ाद होके हो गए हैं। आज भी अगर आप इस लुटियन जोन के बाहर देखेंगे, फुटपाथ में सैकड़ों लोग सोए होते हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है। 73 वर्षों में देश ने बहुत तरक्की की है, आज हम कई मायनों में बहुत आगे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को कोई सुन नहीं सकता है, जो व्यक्ति कह नहीं सकता है, वो तो अनकहा है, उसकी ओर कोई देख भी नहीं रहा है। हम एक वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं कि हम कल्याणकारी राज्य हैं। हम कैसे कल्याणकारी राज्य हैं? एक ओर हम राज्य की तरह रहते हैं, दूसरी ओर हमारा पड़ोसी बाहर एक चद्दर लपेट के फुटपाथ पे सो रहा होता है। सबसे पहली प्राथमिकता देश की होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति शेल्टरलेस ना हो। क्या इसको 1 साल के अंदर किया नहीं जा सकता है? सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो फुटपाथ पे जिसको सोना पड़े। और डेटा कहता है, इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको सुनने की जरूरत है, आपको सबको पता भी होगा, डेटा कहता है हिंदुस्तान में 20% लोग ऐसे हैं जो शाम को भोजन नहीं करते हैं, बिना खाना खाए सोते हैं, भूखे सोते हैं। 20% लोग का मतलब वो करीब 25-30 करोड़ के आसपास की बात हो जाती है। हम कर क्या रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हमने खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंसी क्रॉस कर दी है, एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, हालांकि उसमें भी इशू हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा प्रयोग पैदा कर रहे हैं। फिर भी इतना अनाज कई बार हम समुद्र में फेंकते हैं, अनाज सड़ रहा है, हमारी व्यवस्था नहीं है, स्टोरेज की भंडारण की व्यवस्था नहीं है, अनाज को हम सड़ने देते हैं। लेकिन 20% लोग आज भी अगर भूखे शाम को सोते हैं, लानत है हमारी सभ्यता पर, लानत है हम सबके जिंदा रहने पर। हम जहाँ एक और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, दूसरी ओर हम एक आदमी को मजबूर करें कि शाम को भूखा सोए। हम कर क्या रहे हैं? किस कल्याणकारी राज्य की हम बात कर रहे हैं? लोक नीति का मतलब लोगों के लिए नीति है। यहाँ पे कोई व्यक्ति आश्रयहीन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। भूख और जो आश्रय है, दोनों के इश्यूज को प्रायोरिटी बेस पे एड्रेस किया जाएगा। और एक और बात है, प्रमोशन ऑफ टाइम बैंक। टाइम बैंक का एक कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है बैंक में आप पैसे जमा कर लो, आप अपनी सेवा जमा कर सकते हैं। आपके पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे में आप जाओ, एक सेवा करो, कहीं एक व्यवस्था की जाएगी। और वो जो 4 घंटे आपने किसी की सेवा की है, तो 4 घंटे में आपको भी सेवा वापस मिलेगी, इसके आप हकदार होंगे। जब आपको ज़रूरत होगी आप उस सेवा को ले सकते हैं वापस। सम सिस्टम विल कम, समबडी विल कम टू सर्व यू फॉर दैट 4 hours। ऐसी व्यवस्था, टाइम बैंक की हम व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पे व्यक्ति अपने खाली वक्त का सही तरीके से प्रयोग कर पाएगा और मजबूरी आने पर, ज़रूरत पड़ने पर वो समय वापस हमें मिल सकता है।
ये नया कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत विचार अभी होना है, इस पे काफ़ी काम होना है। तो इससे जो अनप्रोडक्टिव टाइम होता है लोगों के पास, कई बार कहते हैं कि खाली घर शैतानी का, खाली दिमाग शैतानी का घर कई बार होता है, तो यहाँ पे उनके लिए भी एक मौका मिल जाएगा कि आप जुडिशियसली ऑप्टिमम यूटिलाइज आप अपने टाइम का कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और ज़ीरो डॉनिंग क्राइम रेट एक डिबेट का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, नेक्स्ट टाइम का भी इस पर ज़रूर बात करेंगे डिटेल में। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे क्राइम करने की ज़रूरत, मतलब स्कोप ही ना हो क्राइम होने का। जन्मजात इस दुनिया में ना कोई साधु है ना कोई चोर है, ये व्यवस्था है, ये इन्वायरमेंट है जो हमें साधु भी बनाता है चोर भी बनाता है। क्या मैं एक एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूँ द्वारा, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में काम किया, मैं गांव के उदाहरण आपको ज़्यादा देता हूँ। आप बहुत लोग शहरों के भी, पता नहीं कितना कोरिलेट आप कर पाएंगे, बट एनीवे, ग्राम पंचायत में प्रधान को 3-3.5 हज़ार रुपये, 2,000, 4,000 कहीं ऐसा मानदेय मिलता है मंथली। ग्राम पंचायत के सरपंच को सरकार क्या देती है? 3-4 हज़ार रुपये मानदेय देती है महीने का। इस बीच उस पंचायत में जो भी कोई सरकारी अधिकारी आएगा प्रधान के घर जाएगा। 10 चक्कर ब्लॉक के लगते हैं, 10 चक्कर एमएलए के पास, डीसी के पास, प्रधानों के लगते हैं अपने काम दाम को लेकर। उनका परिवार भी है, तरक्की उन्होंने भी करनी है। अल्टीमेटली क्या होता है, उनको प्रधान बन के जो भी स्कीमें आती हैं वहाँ उन स्कीमों से चुंगी लेने का एक व्यवस्था पैदा हो गई है। 10 कट्टे सीमेंट लगने थे, वहाँ 4 लगा दो, 6 आप बेच लो या अपने घर में लगाओ, ऐसी व्यवस्था को जन्म हो गया। अब ऐसी व्यवस्था को क्यों जन्म हुआ? क्योंकि हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया है। वो खराब नहीं थे, हमने उनको खराब होने के लिए मजबूर कर दिया। जो आदमी एक महीना अपना पूरा लगाता है, उसकी रोटी रोजी, उसके परिवार का निर्वहन कैसे होगा? अगर हम उसको इतना नहीं देते हैं कि अपने परिवार वालों के लिए खाना क्या मुहैया तो कर सके, तो उसको चोरी करनी पड़ेगी। तो व्यवस्था को दुरुस्त करना ज़रूरी है। बहुत सारे क्राइम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, चोरी करने की प्रवृत्तियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। व्यवस्था को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और जड़ से सोचने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की लोक नीति में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे क्राइम को ज़ीरो डाउन किया जा सके। ये कुछ 4-5 बातें हमने कही। बहुत बड़ा विषय है चर्चा करने के लिए, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए, अभी हमारे और बहुत लोग हैं जो इस पर कहना चाहेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ संक्षिप्त आपसे यही कहना चाहते हैं, लोक नीति का मकसद राजनीति नहीं है। हमें राजनीति की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए हमारे ऊपर शासित हो जाए, शासन करे। अंग्रेज़ों ने बहुत कर दिया, मुगलों ने बहुत कर दिया, इट इज़ एनफ एंड एनफ नाउ। अब हमें स्वयं अपने ऊपर शासन की बात करनी है। जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसको ज़मीन पर उतारने की हमने बात करनी है। उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए ये जो 5 मूल सिद्धांत है, क्रिएटिंग न्यू इरा लीडरशिप, मैक्सिमाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स एंड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये 4-5 बातें हैं। इन बातों को मूल रूप से लोक नीति का आधार बनाएं। और मैं सभी से निवेदन करूँगा, ये किसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि समाज सेवा की बात है। इस भाव के साथ इसमें आगे जुड़े, प्रार्थना करें ईश्वर से कि इस वास्तव में इस जो बातें हम कर रहे हैं इनको ज़मीन पर हम उतार पाएँ, ऐसी वो शक्ति हमें मिले कुदरत से। जो लास्ट में आदमी बैठा हुआ है, जिसको कोई सुनता नहीं है, जिसकी आवाज़ भी नहीं है, उस तक हम मुस्कुराहट अगर लाएं उसके चेहरे पे, वो तरक्की होगी, वो एक मायना होगा, एक पैरामीटर होगा इसकी सफलता का कि लोक नीति ने वास्तव में काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने बहुत समय लिया है, बहुत बोल भी दिया है, बहुत कुछ बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए काफ़ी कुछ है, इस पे हम बात करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर एलसी शर्मा जी का, जिन्होंने बड़ी विस्तार के साथ उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जो आज लोक नीति पार्टी के लिए हमारे सिद्धांत है और जिन विषयों के साथ जिस कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।